आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय जो रहेगा वो रहेगा विज्ञान। देखिए, साइंस से अनेक क्वेश्चन आने हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप बात कर लीजिए, विज्ञान से या साइंस से अनेक क्वेश्चन यहां से हमें देखने को मिले। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जो आर्ट का विद्यार्थी है या मेरा साथी कोई बीए या एमए किया हुआ है, उनको क्या है, सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब साइंस का कोई क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि यहां से 8 से 9 क्वेश्चन, इससे भी ज्यादा का पोर्शन यहां से देखने को मिल जाता है। हर बार इसका अलग अलग लेवल में लेवल घटता बढ़ता रहता है। तो ये 8-9 क्वेश्चन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं आपके सिलेक्शन में, क्योंकि सिलेक्शन तो एक आधे नंबर से रहना होता है ना। और सबसे बड़ा डर भी यहीं से होता है कि ये चीज तो कभी पढ़ी नहीं इतनी ज्यादा गहराई से, क्योंकि 10th तक इतना दिमाग में नहीं होता कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और उसके बाद आर्ट लाइन में या कॉमर्स लाइन में चले गए, फिर वो दिक्कत आती है। अचानक से सिलेक्शन वाली लाइन में जब भागना स्टार्ट करते हैं तो ये एक बड़ा पहाड़ बन के सामने खड़ा हो जाता है। तो इसी पहाड़ को तोड़ने का काम करेंगे हमारे लेक्चर। और आशा करूंगा कि साथी ज्यादा से ज्यादा प्यार हमारे साथ बनाए रखेंगे और वीडियो को शेयर करने का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं विज्ञान का हमारा विषय। देखिए, विज्ञान को अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो मुख्य रूप से हम इसकी 3 अलग अलग शाखाएं देखते हैं, 3 अलग अलग ब्रांच देखते हैं जहां से क्वेश्चन आने होते हैं। सबसे पहले आती है इसकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री या मैं बात करूं रसायन विज्ञान, जिसके अंदर हम अलग अलग रसायनों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे होने वाली अलग अलग अभिक्रियाएं या रिएक्शनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कहां कहां ये देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, हम देखेंगे फिजिक्स को, यानी कि भौतिक विज्ञान को देखेंगे कि भौतिक विज्ञान से किस तरह के आज तक क्वेश्चन आते रहेंगे। अभी पीछे भी ग्राम-शिव का पेपर हुआ था, कई क्वेश्चन यहां से देखने को मिले थे, कुछ एक न्यूमेरिकल भी यहां से आए थे। तो हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन यहां से उठते हैं और क्या उनका जवाब रहता है। और तीसरी इसकी जो शाखा होती है वो होती है बायोलॉजी। हम देखेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है, किस तरह के क्वेश्चन यहां से आज तक आए हैं, और अभी हाल फिलहाल में जो पेपर आगे होने वाला है हरियाणा पुलिस का खास करके, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से आने की संभावना इस बार बनी हुई है। ओके, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ओके, तो इन्हीं चीजों को आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा मुख्य जो विषय रहेगा, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बायोलॉजी से, कि बायोलॉजी से किस तरह की क्वेश्चन आए और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, डायरेक्शन इज बेटर देन स्पीड। मायने नहीं रखता कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ये बात भी ज्यादा मायने रखते हैं कि किस चीज को पढ़ रहे हैं। अकेला 19-20 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। सही दिशा नहीं है तो सिलेक्शन नहीं है, और सिलेक्शन नहीं है तो घर वालों के ताने आपके लिए तैयार है भाई। ठीक है ना, तो सिलेक्शन लेना है तो इन चीजों की दिशाओं को समझना जरूरी होगा कि पिछले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे हैं, और आने वाले पेपरों में या आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम आप देने वाले हैं उनमें किस तरह की क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना यहां से बनी हुई है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जीव विज्ञान के टॉपिक को कि जीव विज्ञान क्या होता है। नेक्स्ट आंसर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को बिना किसी देर किए। बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय है, अनेक रोचक तथ्य यहां से देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा कई जो सामाजिक धारणाएं बनी होती है उन धारणाओं को खंडित करने का काम भी यही लेक्चर करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं बायोलॉजी की। देखिए, बायोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो किन किन चीजों को इसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां से कि इसका जनक कौन है या इसका पिता कौन है, फादर जिसको हम बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी में एक बात कही जाती है कि जिस चीज का मीनिंग न समझ में आए, कोशिश करो उसको 2 भागों में तोड़ दो और लगभग उसकी परिभाषा हमारे सामने आ जाती है।
ओके, तो देखिए दो शब्दों से बनता है, बायो और प्लस में लॉजी। बायो यानी कि लिविंग, यानी कि हम संजीवों के बारे में पढ़ेंगे, और लॉजी का मतलब स्टडी उनकी, यानी उनका अध्ययन, यानी कि जहां पे हम संजीवों के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं, वो संजीव कुछ भी हो सकता है, एक सूक्ष्म जीव हो सकता है या एक विशालकाय जीव हो सकता है। हर एक का अध्ययन किया जाएगा, तो किसके अधीन किया जाएगा? बायोलॉजी के अधीन किया जाएगा। अगर हम रसायनों का जिक्र करेंगे तब हम कहां चले जाएंगे? केमिस्ट्री की तरफ चले जाएंगे, यानी रसायन विज्ञान में। और जब हम प्रकृति में लगने वाले अलग अलग बल, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे वो घर्षण हो, इन चीजों को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तब हम फिजिक्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जबकि इनका आपस में तीनों का गहरा ताल्लुकात होता है। जैसे जैसे हम बायोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री इसके साथ कैसे जुड़ेगी, फिजिक्स का संबंध हमसे किस तरह का रहेगा, क्योंकि सीधे रूप से ये हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। और अगर मैं हमारे शरीर की बात करूं तो ये एक रासायनिक लैब से कम नहीं है, सैकड़ों तरह से ज्यादा अभिक्रियाएं इस वक्त हमारे शरीर में चल रही है। उन्हीं चीजों के बारे में हमें देखना है आगे आगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं इसका जनक कौन है। देखिए, जनक का जब जिक्र करते हैं तो नाम आता है अरस्तु। अरस्तु का नाम आता है, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं। ओके, हालांकि कुछ किताब के अंदर इसका नाम अरिस्टोटल भी आपको देखने को मिलेगा, जबकि कुछ किताब के अंदर इसका नाम अरस्तु देखने को मिलेगा। अगर आप किसी बड़ी बायोलॉजी की बुक को उठा के बैठेंगे तो आपको इसका नाम अरिस्टोटल ही देखने को मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? अरस्तु रहेगा। ये अरस्तु वही है जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, राजनीति का पिता भी इसी को माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटिकल के अनेक आधारभूत नियम इन्होंने देने का काम किया था। ओके, देखिए अब बात स्टार्ट करते हैं कि अगर बायोलॉजी को हमें पढ़ना है तो इसको शुरू कहां से करें और इसमें क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे, यानी किन किन चीजों के बारे में पढ़े और कितना पढ़े, क्योंकि इस दुनिया में प्रजातियां बहुत ज्यादा हैं। अब हर एक के बारे में पढ़ने बैठ के तो हरियाणा पुलिस एक नहीं 3 बार निकल जाएगा एग्जाम, पर ये पोर्शन कभी पूरा ही नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या है, सूक्ष्म जीव पढ़ते हैं। अब सूक्ष्म जीव तो बहुत ज्यादा है, नई नई प्रजातियां हमारे सामने आती रहती है, जैसे अभी कोरोना वायरस है, नई प्रजाति जुड़ गई, ठीक है ना। पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधों में क्या 1-2 प्रजातियां हैं, बहुत ज्यादा है, क्या इनको सारों को पढ़े? अब जीवों की बात कर लेते हैं, एनिमल्स की बात कर लेते हैं। अब क्या इस दुनिया के सारे एनिमल को पढ़ना पड़ेगा क्या सिलेक्शन के लिए? बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमें इनके क्या है, आधारभूत गुणों के बारे में जानना है कि सूक्ष्म जीव के गुण क्या होते हैं, पेड़ पौधों के क्या गुण होते हैं, और एनिमल या जीवों के क्या गुण होते हैं। इसके अलावा हम क्या है, इसमें मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य के जितने भी अलग अलग तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और खास करके हमारा जो ये विषय रहेगा ये एनसीईआरटी पे बेस रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से आउट पेपर नहीं जाता, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से उठे, तो हम क्या है, एनसीईआरटी बेस के ऊपर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को पढ़ने का काम करेंगे। और हमारी एसएसटी क्लास की बात करें, चाहे मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, तो ये क्या है, स्पेक्ट्रम में से आपको देखने को मिलेगी। हालांकि एनसीईआरटी का ही सारा कंटेंट होता है, एक अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम की, सिविल सर्विस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, तो लगभग कोशिश करेंगे कि आंकड़ा पूरी शुद्धता से लेके आया जाए, क्योंकि हमने अनेक बुक्स के अंदर देखते हैं अलग अलग चीज के अलग अलग आंकड़े दिए होते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं चीजों को क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मनुष्य के बारे में, पर उससे पहले थोड़ा सा एक हाईलाइट में देखेंगे कि जीवन की शुरुआत कहां से होती है। ओके,
देखिए, अगर बायोलॉजी की स्टार्ट की बात की जाए कि इस दुनिया में बायोलॉजी का स्टार्ट कब होता है, तो जिस दिन इस दुनिया में पहला जीव बन जाता है, चाहे वो जीव एक कोशिकीय ही क्यों न रहा हो, जिस दिन इस दुनिया में पहला जीव विकसित हो जाता है, उसी दिन से इस दुनिया में बायोलॉजी का आरंभ हो जाता है। हालांकि इसका अध्ययन तो बहुत बाद में आरंभ होता है, ठीक है ना। देखिए, अगर बायोलॉजी की स्टार्टिंग की बात करें कि स्टार्ट कहां से करते हैं, तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करते हैं सेल से, कोशिका से। कोशिका से क्यों करते हैं? सेल से, क्योंकि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक जो इकाई बताई गई है वो किसको बताई गई? सेल को बताई गई। दुनिया का चाहे कोई भी जीव है, चाहे वो सूक्ष्म जीव है, चाहे वो एक विशालकाय जीव है, सारे बनते किसके हैं? कोशिका के बनते हैं। इसीलिए कोशिका का जो परिभाषा दी जाती है, क्या देते हैं? ये सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। मतलब कोई जीव किस तरह का रहेगा, कैसी उसकी संरचना रहेगी, ये निर्भर करेगा उसमें किस तरह की कोशिकाएं लगी हुई है, ठीक है ना। ये नहीं कि सारी कोशिकाएं एक समान कार्य करेगी, नहीं करने वाली है। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग तरह का काम करती है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में हम अपना उदाहरण लेता हूं, अब अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को देखिए, ब्रेन की, और दूसरी तरफ आप हार्ट की मसल्स कोशिकाओं को देख लीजिए, हृदय की। क्या हमारे दिमाग और हृदय की कोशिकाएं एक जैसी है? क्या एक जैसा कार्य करती है? बिल्कुल नहीं करती, अलग अलग कार्य देखने को मिलता है ना। किसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि वहां पे कोशिकाएं किस तरह की हैं, क्या उनको कार्य करना है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी इकाई हमने किसको माना है? कोशिका को माना है, जिसको खोज करता कौन है? रॉबर्ट हुक। हुक नाम के जो वैज्ञानिक आएंगे, रॉबर्ट हुक, वो क्या करेंगे? कोशिका की खोज करेंगे। उसके बाद देखा जाए तो जब कई सारी कोशिकाओं को एक कर दिया जाए, यानी कि ग्रुप बना दिया जाएगा, तो इन्हीं कोशिकाओं से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, या इनसे क्या बनता है? उत्तक बनता है, ठीक है ना। जितने भी पादप है वो पादप किस स्तर के होते हैं? ज्यादातर उत्तक स्तर के होते हैं, पेड़ पौधे। और अगर मैं कोशिका स्तर की बात करूं तो सूक्ष्म जीव किसमें शामिल होते हैं? एक कोशिकीय जीवों में शामिल होते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, वायरस की बात करते हैं, तो ये बैक्टीरिया वायरस सारे क्या हैं? कोशिका स्तर के या सेल स्तर के जीव होते हैं, जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। चलो, इसके बाद बात करते हैं उत्तक। उत्तक को अगर कई सारे उत्तकों को इकट्ठा कर दूं मैं, कई सारे टिश्यू का अगर मैं ग्रुप बना दूं तो क्या होगा? तब क्या होगा? अंग बनेगा। ओके, अंग या ऑर्गन्स बनेंगे। और जब कई सारे अंग को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या बनेगा? अंग तंत्र। क्या बन जाता है? अंग तंत्र बनता है, या ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। अब जितने भी जीव हैं, इन्हीं में से किसी ना किसी से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं चीजों को हमें क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना है। एक कोशिका है, तो इस कोशिका में क्या क्या चीजें पाई जाती है? यहां से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित रहा हो, चाहे वो कोशिका झिल्ली से संबंधित रहा हो, कोशिका भित्ति से संबंधित रहा हो। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम यहां से जानने की कोशिश करें, ठीक है ना। ओके, तो आज से हम जो विषय स्टार्ट करें, अब तक तो हमने कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं बायोलॉजी की, जिनको आधार बना के बायोलॉजी को पढ़ा जाना है, क्योंकि बिना आधार के किसी चीज को नहीं पढ़ा जाता। मैंने कहा था ना, डायरेक्शन इज बेटर देन स्पीड। तो पहले उस डायरेक्शन को तो निर्धारित करें, जाना किस तरफ है, रफ्तार उसके हिसाब से अपने आप बढ़ा लें, ठीक है ना। ओके, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मनुष्य को, और मनुष्य में भी उस टॉपिक को आज से स्टार्ट करेंगे जिसको गानों में बड़ा बदनाम किया जाता है,
बेचारे का काम कुछ भी होता है, पता नहीं कहां कहां पहुंचा देते हैं। उन्हीं चीज को आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम जिक्र करेंगे आज की टॉपिक में हृदय का, हार्ट का जिक्र करेंगे, हम जिक्र करेंगे ब्लड का, खून का जिक्र करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या है जिक्र करेंगे खून की नलियों का, चाहे वो धमनी रहे चाहे रहे वो सिरा। इन्हीं चीजों को हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। लगभग एक क्वेश्चन की संभावना यहां से बहुत ज्यादा बनी रहती है, ठीक है ना। और खास करके इस खून वाले टॉपिक से, ब्लड से कई तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। इस बेचारे का तो जिक्र ही क्या करना है, आधा नॉलेज तो गानों ने दे रखा है, जो कि पूरी तरह से फेक होता है ना। तो इसकी वास्तविकता जानेंगे आज बेचारे की, ये है क्या, ठीक है ना। लोग कहते हैं दिल दे दिया, अरे एक बार देखे तो देखो, 12 दिन तक आपकी उस दिल देने के ना चर्चे ना होते रहे, तो उन्हीं चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। जो मिथ्या बनी हुई है ना, कल्पनाएं, उन्हीं कल्पनाओं का खंडन करेंगे। मैंने कहा था ना एक बार कि आज के टॉपिक हमारा जो कुछ एक धारणा बनी हुई ना, उन धारणाओं के ऊपर निर्भर करेगा, ओके। तो चलिए शुरू कर देते हैं, धमनी और सिरा से शुरू कर दे। चलिए देखिए, अगर मैं आर्टरी की बात करूं या मैं बात करूं धमनी या वेन्स या सिरा, आज का हमारा विषय पहले खून की नलियों पर रहेगा कि खून दौड़ेगा कहां पे, और यहां से भी एक चीज देखेंगे, क्योंकि जब सॉन्ग देखते हैं ना और उनमें कोई ऐसी बात कही होती जो बायोलॉजी के विरुद्ध है, तो थोड़ा अजीब लगता है। उन्हीं अजीब चीजों का जिक्र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं धमनी और शिरा में। देखिए क्या अंतर होता है धमनी और शिरा में। अगर धमनी और शिरा के अंतर की बात की जाए ना कि इनमें क्या क्या बुनियादी अंतर पाया जाता है, तो याद रखना धमनी में जो खून होता है वो हमेशा शुद्ध खून होता है। कैसा होता है? शुद्ध खून। शुद्ध खून का मतलब मेरा क्या है यहां पे? ऑक्सीजनेटेड से। कैसा खून होगा? ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऐसा खून यहां पाया जाएगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? ज्यादा पाई जाएगी। ओके। सिरा या वेन्स में, इनमें कैसा खून होगा? इनमें वो खून होगा जिस खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या पाई जाए? ज्यादा पाई जाए। या मैं कहूं ये ब्लड क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड टाइप का ब्लड यहां देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अगर इसमें बुनियादी दूसरे अंतर की मैं बात करूं कि इनमें और कौन सा अंतर पाया जाता है, तो ये क्या होते हैं, हमेशा याद रखना, सिराओं से खून किस तरफ जाता है? हृदय से शरीर के अलग अलग भागों तक, शरीर के अलग अलग भागों तक जाता है। तो ये सिरा क्या करेगी? ये इससे उल्टी चलेगी। ये शरीर के अलग अलग भागों से, शरीर के अलग अलग जो भाग है वहां से क्या है? अशुद्ध खून। अशुद्ध का मतलब मेरा कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। इसको क्या है? हृदय तक लाने का काम करेगी। मतलब आर्टरी जो होती है ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय से शरीर के अलग अलग भागों तक लेके जाने के काम करेगी, जबकि सिराएं या वेन्स क्या करेगी? शरीर के अलग अलग भागों से अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लाने की काम करेगी? हृदय तक लाने का काम करेगी। अब इसका तीसरा अंतर देख लेते हैं। इसमें तीसरा अंतर कौन सा पाया जाता है? देखिए, तीसरे अंतर की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है? ब्लड प्रेशर। क्या? ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको हम बोलते हैं। हमेशा याद रखना, आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर रहता है ज्यादा। खून क्या है? ज्यादा स्पीड से यहां पे चलता है। जबकि सिराओं की बात करें तो इसमें क्या है? ब्लड प्रेशर अगर धमनी की तुलना की जाए तो इसमें क्या रहता है? ब्लड प्रेशर हमेशा कम देखने को मिलता है। चौथे अंतर की बात करूं
तो ये क्या होती है, शरीर में काफी गहराई में होती है। कहां पाई जाती है? गहराई में पाई जाती है। जबकि ये शरीर में कहां होती है? ऊपरी भाग में या ऊपरी सतह के ऊपर क्या पाई जाती है? सिराएं पाई जाती है। अब इसके पांचवें अंतर की बात कर लें। पांचवा अंतर क्या होता है? ये देखने में धमनियां ये लाल रंग की होती है। कैसी होती है? लाल रंग की होती है। जबकि इसका रंग कैसा होता है? कैसा होता है भाई? ब्लू या हल्का नीला रंग रहता है। अब देखिए, ये मुख्य रूप से इसके 4-5 अंतर हो गए। अब क्या है, मैं एक दिन सॉन्ग सुन रहा था, थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो दिमाग में आ जाता है। ये यहां से नस काटने वाला ट्रेंड कितनों ने देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये देखा ही होता ना, बड़े आशिक हुए इस दुनिया में, होते हैं कई बेचारे यहां से हाथ काट लेते हैं। कभी सोचा वो यहां से हाथ क्यों काटते हैं? इतनी बड़ी बॉडी दी है परमात्मा ने, कहीं से काट सकते हैं ना। ये यहां वाला ट्रेंड कहां से आया? पता है कारण क्या होता है? ये भी एक बायोलॉजी का कारण होता है। कारण क्या रहता है? देखिए, मैंने क्या कहा, आर्टरी में ब्लड प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। ओके, दूसरा ये क्या होती है शरीर में? गहराई में होती है। अब बेचारे मुझे ये नहीं पता, उनको ये साइंस कहां से पता लग गई कि इस भाग में आते आते ये थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, मतलब गहराई यहां के कम हो जाती है। बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, सलूट है मेरे भारत के सियासतों को। ओके, जबकि इनमें ब्लड प्रेशर कम होता है, अगर इसमें कट लग भी गया, चोट लग भी गई, तो ये खून आसानी से रुक जाता है। जबकि ये खून क्या है? नहीं रुकता। देखिए साथियों, हंसी मजाक अपनी जगह होती है। प्यार करना है ना, अपने कैरियर से करिए, उस मां बाप से करिए जिसने आपको बड़ी उम्मीदों से पाला पोसा है। आपके अपने सपने उन्होंने आप में देखे हैं और उनके सपने पूरे करने से प्यार करिए। ठीक है ना? नस काट लेना तो बड़ा आसान है, अरे टेस्ट क्वालिफाई करके दिखाइए ना। ओके, तो जो बातें काल्पनिक है ना, कल्पना को त्यागिए और वास्तविक दुनिया में आइए। ओके, वरना भारत आपको पता है महान देश है, महान नागरिक है, एक से एक बड़े उदाहरण हैं। तो देखिए, एक बात है ना, बड़ी कॉमन सुनने को मिलती है कि आप सब मोटिवेट करिए, या कई और दूसरे लोगों से सुनने को मिलता है कि आप मोटिवेट नहीं करते। अरे भाई, आपके मां बाप से बड़ा कोई मोटिवेटर है क्या? मुझे तो लगता नहीं दुनिया में मां बाप से बड़ा कोई मोटिवेटर होता है। अब कई कहते हैं कि मैं उस फलाने नाम नहीं लूंगा किसी का, उसकी मैंने मोटिवेशन वीडियो देखी। देखिए, किसी पे कटाक्ष करना मेरा कोई टारगेट नहीं है, आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। अब कहते हैं मैंने उस मोटिवेटर की वीडियो सुनी और मैं सिर्फ इतना मोटिवेट हो गया कि सारी रात पढ़ता था, और मैं आज उस फलानी जॉब पे हूं, उस जॉब पे हूं। तो एक बात सोचिए कि जो उस मोटिवेटर के साथ रहते हैं, वो क्या आज उसके पीछे खड़े रहते क्या? आज आरबीआई का गवर्नर होना था उनको तो, क्योंकि वो तो सारा दिन सुनते, उनको वो तो पता नहीं कितने मोटिवेट होने चाहिए थे। देखिए, किसी को सुनने से कभी कोई मोटिवेट नहीं होता, मोटिवेट होता है अपने मां बाप की आंखों में देखने से। देखिए वो क्या सपने देखते हैं आपके लिए, और जिस दिन देख लिया ना साथियों, कसम से कहता हूं नींद नहीं आएगी, चाहे नींद की गोली भी क्यों ना ले लेना। ठीक है ना? तो उम्मीद रखूंगा कि इस साल जो खुशी सिलेक्शन पे होती है, वो खुशी आप अपने मां बाप को देने का काम जरूर करें, और आपका सहयोग करने का काम तक्षशिला अध्ययन केंद्र करेगा। तो बने रहिए तक्षशिला अध्ययन केंद्र के साथ, और आगे इस टॉपिक को बढ़ाने का हम काम करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं इसके बाद खून की। ठीक है ना? क्योंकि हृदय को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि हृदय वास्तव में क्या काम करता है, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा हृदय रखता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं खून की। खून या ब्लड, देखिए एक शरीर का महत्वपूर्ण अंग,
या एक महत्वपूर्ण भाग जो हमारे शरीर की सभी अंगों के साथ तालमेल बनाए रखने का काम करता है और हर अंग की आवश्यकता को पूरा करने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। ठीक है ना? देखिए हमारा खून क्या काम करता है? जितना भी पानी होता है H2O पानी होता है, जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व जितने भी होते हैं, चाहे प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है या कोई दूसरे लवण है, इन चीजों को क्या है? शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है। अनेक तरह के रसायन या केमिकल होते हैं, इनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा जितनी भी तरह की हम दवाइयां लेते हैं, देखिए अनेक तरह की मेडिसिन का हम प्रयोग करते रहते हैं, उन मेडिसिन में पाए जाने वाले जो केमिकल होते हैं उनको शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाते हैं। अनेक तरह के हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित होते हैं, अनेक ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं, तो उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन को उनके अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनको शरीर में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है खून हमारे शरीर में। इसके अलावा जो अवशिष्ट पदार्थ बन गए हैं, मतलब जिनको हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई यूरिया ही क्यों न हो, नाइट्रोजन की बनी हुई यूरिया, इनको शरीर के अलग अलग भागों से इकट्ठा करके किडनी तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है ना? तो इस तरह के जो दूसरे चीजें भी हमारे शरीर की हैं, जिनको शरीर के अलग अलग कोशिकाओं को, अलग अलग अंगों को आवश्यकता है, उन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? खून करता है। मतलब ये हमारे शरीर का कैसा तंत्र है? एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मतलब शरीर के जिस भाग को जिस चीज की जरूरत है, जैसे पानी की आवश्यकता है तो पानी को पहुंचाएंगे, किसी भाग को अगर प्रोटीन की आवश्यकता है उसको प्रोटीन पहुंचाएंगे। ठीक है ना? ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे। अब ऑक्सीजन लेके गए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्वाभाविक बात है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़ों तक लेके आने का काम करेगा। ठीक है ना? इतने सारे प्रोटीन और इनका प्रयोग कर रही है तो यूरिया जैसे तत्व भी बनेंगे, तो उनको किडनी तक पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा क्या है? जो अतिरिक्त पानी है, क्योंकि सारा पानी हमारे शरीर में प्रयोग नहीं होता, कुछ मात्रा में बच जाता है, तो उसको क्या है? यूरिन या पेशाब के रूप में हमारे शरीर में जो किडनी में बनता है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें पहुंचाता कौन है? खून ही पहुंचाता है ना। जैसे कई बार एक उदाहरण से समझते हैं, कई बार सर दर्द करता है तो आप क्या करते हो? सिर शासन करते हो, फिर एक टेबलेट देते हो, ठीक है वो टेबलेट सीधी दिमाग में जाएगी, सर दर्द बंद। या पैर दर्द करता है, फिर टेबलेट दे दी, खड़े रहना है, टेबलेट कैसे करके पैरों में पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं करते ना। रहती तो वो सारी चीजें हमारे पाचन तंत्र में है। अब पाचन तंत्र से वो चीजें निकलती है, खून में जाती है, और खून क्या करता है? उनको शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है ना? इसके अलावा जब हम खून को बढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता भी देता है। जब जिक्र आएगा WBC का, श्वेत रक्त कणिका का, हम देखेंगे किस तरह से यह हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम करता है। क्योंकि देखिए दिन में अनेक तरह के सूक्ष्म जीव, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पता नहीं कितने हमारे शरीर में जाते हैं, और शरीर में जाने के बाद क्या करते हैं? हमें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो उनसे लड़ने की क्षमता भी हमें कौन देता है? हमारे शरीर खून में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिका। तो इन्हीं चीजों के कार्य को पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब हम खून को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का काम करते हैं और देखते हैं यहां से क्या क्या क्वेश्चन अब तक आए हैं और इस बार आने की क्या संभावनाएं बनी रही। देखिए खून या ब्लड, अगर हमारे शरीर में इसकी मात्रा की बात की जाए
कि टोटल कितना खून हमारे शरीर में पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर का 5 से 6 लीटर का आंकड़ा रहता है हमारे शरीर में खून का। देखिए बायोलॉजी में जो आंकड़े लिए जाते हैं ये एक युवा के लिए जाते हैं, न तो ये आंकड़े बच्चे के होते हैं और न ही किसी वृद्ध के होते हैं, बूढ़े के होते हैं। हमेशा ये आंकड़े किसके देखने को मिलेंगे, आपके एक युवा के देखने को मिलेंगे। तो 5 से 6 लीटर तक खून क्या कितना पाया जाता है इंसान। अगर महिला की बात की जाए, फीमेल की बात करें, तो उनके शरीर में क्या है 1 से लेके 1.5 लीटर तक ये खून क्या है कम पाया जाता है। यानी पुरुषों में खून की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है और महिलाओं में खून की मात्रा क्या होती है कम पाई जाती है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा जाता है कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जिसके बेस के ऊपर हम ये निर्धारित करते हैं क्या खून अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन, किस तरह का। तो अगर इसके पीएच की बात की जाए तो 7.4 पीएच का देखने को मिलता है हमारे शरीर का खून। ठीक है ना, आपने देखा होगा रसायन विज्ञान में आप जब पढ़ेंगे तो इस तरह से क्या होता है पीएच स्केल दिया होता है जिसके ऊपर 1 से लेके 14 तक आंकड़े अंकित होते हैं और बिल्कुल बीच में क्या होता है 7 होता है। अब 7 वाला क्या होता है न्यूट्रल होता है। 7 से जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे आगे, चाहे वो 7.2 है, 1 है, 8 है, 9 है, 10 है, 14 है, जो भी, इधर वाले सारे सारे क्या कहलाएंगे अक्षारीय या बेस कहलाएंगे। और इससे इधर जो बच गए चाहे वो 6.9 ही क्यों नहीं, आप इधर इधर आ जाइए 2, 1, 3 ये, तो ये सारे पीएच वैल्यू वाले क्या होते हैं अम्लीय या एसिडिक होते हैं। तो हमारे खून के पीएच की बात करें तो ये 7.4 रहता है, यानी कि किस तरह का रहता है अक्षारीय नेचर का हमारा खून रहता है। पूर्ण शरीर के वजन की बात की जाए तो 7% तक का वजन अकेला किसका पाया जाता है हमारे शरीर में खून का पाया जाता है। इसके कार्य हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये शरीर में क्या कार्य करता है। तो ये शरीर में अलग अलग चीजों को या हमारे जरूरत की जितने सामान हैं, चाहे वो प्रोटीन है, विटामिन है या किसी तरह का रसायन है, उनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, अगर खून को पढ़ा जाए तो इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी। हम इसमें क्या पढ़ेंगे आरबीसी को पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे, श्वेत रक्त कणिकाओं को पढ़ेंगे, प्लाज्मा को पढ़ेंगे, प्लाज्मा शरीर में कितना होता है। ओके, और इसके अलावा बात करेंगे जो प्लेट या प्लेटलेट्स होती है। ठीक है ना, ये प्लेटलेट्स क्या होती है, किस तरह का काम करती है, तो इन 4 भागों को मुख्य रूप से हम पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है ना, यहां से अनेक तरह के क्वेश्चन आए कि आरबीसी के कार्य को पूछ लेता है, इसके जीवन काल को पूछ लेता है, इसके निर्माण का पूछ लेता है, इसकी मृत्यु के बारे में पूछ लेता है, ये कहां मरती हैं। ठीक है ना, ये अलग अलग क्या कार्य करती हैं, आरबीसी क्या काम करेगी, डब्ल्यूबीसी का क्या काम होगा, प्लाज्मा का क्या काम रहेगा, प्लेट्स का क्या काम रहेगा। तो इन्हीं चीजों को विस्तार से हम पढ़ने का काम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आशा और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और एक बार फिर आपसे अपील करूंगा कि अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मात्र 350 रुपए में तक्षशिला अध्ययन केंद्र गोरेवाला के अंदर आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी। आपकी जितनी भी समस्याएं हो कमेंट बैक बॉक्स में नोट करते रहिए। कोशिश करेंगे 48 घंटों के अंदर अंदर आपकी जो भी समस्या आपने भेजी या कोई नया टॉपिक जिसके ऊपर आपको ज्यादा समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे एक्सपर्ट की टीम उसको हल करने की कोशिश करेगी और वादा करता हूं 48 घंटों के अंदर उसके ऊपर आपका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए एक बात बता दूं, कहीं 10 अलग अलग 10 टॉपिकों पे कर दे तो जिसकी वोटिंग ज्यादा रहेगी उसी की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। हालांकि धीरे धीरे सबकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर। तो कमेंट, लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।